जी अस्सलाम वालेकुम। अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ज़ैन फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेन जो थीम है इस चैनल की वो ये है कि हम जो लार्ज वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल वीडियोस की सूरत में आप लोगों तक कन्वे किया जाए और आप लोग उससे कम टाइम के अंदर जो है वो समझ सकें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 का, इसमें भी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव के हवाले से ही है ये। इसमें साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे हम, कुछ कन्वेंशंस हैं फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स उनको डिस्कस करेंगे और एरर्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है ये नॉर्मली हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो पावर्स ऑफ 10 में जब भी कभी आप लोगों ने अपने नंबर्स को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए वो यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। आमतौर पर बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ हों या बहुत लार्जर वैल्यूज़ हों तो उसके लिए वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज़ 9.1 10⁻³ kg। तो वो अब ये बहुत स्मॉल मैस है, अगर आप इसको वैसे लिखेंगे तो 0.000 समथिंग काफ़ी लेंथी वैल्यू बनेगी। या अगर आप मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो 6 × 10⁻24 kg, तो ये बहुत ज़्यादा मैस है। अगर आप इसको नॉर्मल नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो 6 के आगे आपको बहुत सारे ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन इस हवाले से यूज़ होती है। इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट के साथ याद रखा जा सकता है कि अगर आपने किसी भी नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो जैसे ये मैं टेक्स्ट बुक की एग्जांपल ही चूज़ कर रहा हूँ कि 134.7 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट को आप लोगों ने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, मतलब ये 1 के बाद लेकर आना है। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर ऑफ 10 जो है वो पॉजिटिव होगी, और जितने नंबर जैसे 1 और 2, तो 2 दफ़ा मूव किया है तो 1.34 इंटू 10⁻²² आ गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप जो है वो जो पॉइंट है वो अगर आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है और वो राइट साइड पे अगर आप लाएंगे तो फिर पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो ये 3 दफ़ा आपने चूँकि पॉइंट को मूव किया यहाँ पे तो 2.3 हो गया इंटू 10⁻³ तो ये बड़ा सिंपल सा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ भी कहीं हम लोगों ने किसी भी नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो बात होती है दैट इज़ अबाउट द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, के यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने बेटा इन चीज़ों को याद रखना है कि जैसे इसमें पहला रूल क्या है जी। पहला रूल ये है कि जब भी आप कंप्लीट नेम लिखेंगे यूनिट का तो जिसमें किसी भी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा है न्यूटन है, तो जो न्यूटन है जी वो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे अगर पूरा नाम लिख रहे हैं। या जॉल है तो जॉल भी साइंटिस्ट का नाम है, वर्क डन का यूनिट था तो वो भी स्मॉल लेटर से ही आएगा। ठीक है जी। तो ये याद रखना है। एम्पेयर है, अगर कंप्लीट नेम लिख रहे हैं तो एम्पेयर जो है वो भी स्मॉल ए से लिखा जाएगा। लेकिन जो इसमें जो दूसरा जो रूल है वो ये है जी कि सेकंड जो इसमें रूल है वो ये है कि जो सिंबल है यूनिट का वो आप लोगों ने अगर लिखना है किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे तो सिंबॉलिकली फिर कैपिटल लेटर, जैसे न्यूटन आपने भी लिखा था तो वो पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर, लेकिन अगर खाली सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो थर्ड वन है कि प्रीफिक्सेस हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जो पावर्स ऑफ 10 के हवाले से इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप एक साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्स में लिख रहे हैं तो उसमें कोई गैप नहीं आएगा। जैसे 1 × 10⁻³ मीटर है तो इसको 1 मिलीमीटर। यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को ये एक पॉइंट आउट कर दूं कि ये एक टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेबल 1.4।
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए क्योंकि ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एफएससी में भी इससे रेलेवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है जी, जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 एटो -18 शो की हुई है, लार्जेस्ट यहाँ पे 1 एक्सा है 10⁻+18। इससे रेलेवेंट बहुत सारे एमसी, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो किया है कि आपसे अक्सर पूछ लेता है कि 1 फेमटो और 1 नैनो की रेशो बताएं, क्या आंसर आ रहा है इसका। तो फेमटो आप जानते हैं 10⁻−15 है जी, नैनो 10⁻⁻9 है। तो जब आपने इसको ऊपर लेकर गए हैं, ये सॉल्व किया तो ये -6 आ गया, जिसको 1 माइक्रो कहते हैं। तो इस तरह के भी डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं रेशो की सूरत में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फिर जो है वो रूल ये है कि अगर दो यूनिट्स आप लिख रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स की बात हो रही है, तो फिर उनके दरमियान स्पेस डालना ज़रूरी है जी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये न्यूटन मीटर में उसने स्पेस डाली हुई है, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान एक स्पेस है। फिर नेक्स्ट रूल ये है जी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होते, इकट्ठे दो प्रीफिक्सेस आप नहीं लिख सकते, जैसे 1 माइक्रो फैरड नहीं लिखा जा सकता, या पीको फैरड नहीं, माइक्रो -6 होता है ना, तो -6 और -6 बन गया -12, तो वो पीको होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीफिक्स पे तो वो पीको, तो 1 पीको फैरड है। तो ये कैपेसिटेंस का जो है वो यूनिट होता है जी। इसी तरह एक नंबर अगर कोई लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट रूल है उसमें वो ये है कि 5 × 10⁴ सेंटीमीटर है, जैसे एक नंबर है, तो ये अब साइंटिफिक नोटेशन भी है और इसमें प्रीफिक्स भी शामिल किया हुआ है, तो इस तरह नहीं लिख सकते आप। या तो आप पूरी नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करें या फिर उस सब को राउंड ऑफ करके आप खाली प्रीफिक्स में लिखें, तो दोनों इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते जी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रूल इसमें यह है कि जब आप किसी भी यूनिट के ऊपर पावर अप्लाई करते हैं, पावर अप्लाई की जाती है जी, तो वो जैसे 1 किलोमीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो किलोमीटर स्क्वायर पे ये मीटर पे भी अप्लाई होगा और किलो पे भी अप्लाई होगा। तो किलो जैसे आप देखेंगे टेबल पे तो वो 10⁻3 है, तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा +6। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसको मेंशन करना है। और फिर जो लास्ट में आखिरी जो रूल है इसमें वो ये डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम ऑपरेटर्स को ये यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा यूनिट हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं कि कौन सा यूनिट कन्वीनियंट है वो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्क्रू गेज से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो स्केल है वो मिलीमीटर में होता है, तो वहाँ पे फिर हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं। कैलोरीमीटर मैस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें ग्राम में, क्योंकि वैसे तो सिस्टम इंटरनेशनल में मैस का यूनिट किलोग्राम है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, लेकिन ऑपरेटर्स टू ऑपरेटर्स जो हमारा बाज़ दफ़ा यूनिट जो है वो चेंज हो जाता है, चूँकि हम जो भी कन्वीनियंट होगा वो हम उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया जी, और ये सारे एमसीक्यूज़ ही हैं, ऑब्जेक्टिव में आती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एरर और अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज़ किए गए हैं, एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। एरर अलहदा है, अनसर्टेनिटी अलहदा है। अनसर्टेनिटी पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, इस पे मैं आपके साथ अभी अलहदा से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो फिलहाल हम एरर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एरर। अच्छा, एरर को वैसे तो डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू है, कोई भी आपने कोई रीडिंग लिया, उसका एक्चुअल जो रिजल्ट था वो 15 था, मेजर्ड किया गया रिजल्ट कितना आया जी 14.8 आया जैसे, तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि जो एरर आ रहा है वो 0.2 का एरर आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो आमतौर पर ये जैसे ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं कुछ चीज़ें कि एरर किस वजह से होता है जी। इसके जो हैं वो 3 रीजंस बन सकते हैं। वो रीजंस कौन कौन सी हैं कि एक तो नेग्लिजेंस इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, के जो पर्सन है वो सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, उसकी कोई नेग्लिजेंस है। ऑपरेटर्स फॉल्टी हो सकता है। ठीक है जी, और तीसरी जो चीज़ है वो है इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक, के वो कोई प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा।
उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेजरमेंट जो है वो उसमें एरर आ रहा है। ठीक है जी। जब आप इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर्स। वन इज कॉल्ड रैंडम एरर एंड अदर वन इज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है जी। तो रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एरर, नॉर्मली डेफिनेशन तो जैसे ये बुक में वैसे ये अंडरलाइन की हुई है मैंने कि इट इज़ ड्यू टू अननोन रीजंस। और यहाँ पर आप पहचान क्या है इसकी कि जब आप भी कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं रिपीटेडली तो हर दफ़ा जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है। आप देखेंगे कि सेम कंडीशंस में आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो ये रैंडम एरर की पहचान है कि रिपीटेड मेजरमेंट में आंसर हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है। तो इसकी अननोन रीजंस हैं, वो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर के फैक्टर हो सकते हैं और कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप उसको और फिर यहाँ पे जैसे उसने मेंशन किया है कि अगर आपने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी टेक द एवरेज एवरेज लिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई एक एग्जांपल आपके साथ ये डिस्कस करूँ, हाँ जी, ये एक एग्जांपल है कि ये 4 रीडिंग्स मैंने लिए हैं, तो इस 15 सपोज उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो हर दफ़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है और उसमें कोई पैटर्न नहीं है। 12.5 आया पहली दफ़ा, फिर 14.2, 15.8, 13.9। अब आप इसको किसी हद तक रिड्यूस ये कर सकते हैं कि आप इन चारों रीडिंग्स को ऐड करें और 4 पे डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज से जो भी आंसर आएगा वो आपका काफ़ी हद तक करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब उसको रिड्यूस किया जा सकता है जी। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है एरर की, उसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर का। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है जी? सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसका एक जैसा इफेक्ट आता है सभी मेजरमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी। आमतौर पर ये फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से हो सकता है, या उसमें कोई कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर नहीं की हुई, कैलिब्रेशन मतलब उसकी स्केलिंग प्रॉपर नहीं की हुई या इनकरेक्ट मार्किंग्स हैं, तो ये उसकी रीजंस हो सकती हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड आप देखेंगे कि हर दफ़ा जो एक डिफरेंस है वो सेम आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं अगर आपके साथ ये डिस्कस करूं तो ये एक मैंने ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे शो किया हुआ है जी। इस पे अगर आप देखें तो स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। अभी तो जैसे यहाँ पे इसने ये 0 पे मार्क किया हुआ है, लेकिन अगर सपोज ये मार्क 1 पे होता, क्योंकि अभी आपने वेट अटैच नहीं किया और स्टिल ये यहाँ पे 1 पे मौजूद है, तो इसका ये मतलब है कि ये 1 का डिफरेंस आपका हर रीडिंग में रहेगा। ठीक है। जो भी रीडिंग आप मेजर करेंगे तो उसमें से 1 न्यूटन को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान है जी सिस्टमैटिक एरर की, कि ये और ये हर रीडिंग में आप देखेंगे कि ये एक फिक्स वैल्यू, मतलब 1 न्यूटन का जो डिफरेंस है वो हर दफ़ा रहेगा, हर रीडिंग के साथ रहेगा। ठीक है। और अगर आपने जैसे इसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करने का ये जो बुक में उसने मेंशन किया हुआ है कि आप आमतौर पर क्या करते हैं कि बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट, जो ज़्यादा एक्यूरेट हो उससे कंपैरिजन करते हैं, कोई सूटेबल मेथड अप्लाई करते हैं। ज़ीरो एरर जिसकी एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर आता है, तो उसकी करेक्शन अप्लाई करते हैं, ज़ीरो करेक्शन एक सूटेबल मेथड अप्लाई करते हुए। ठीक है जी। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है जी, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर का। अगर कहीं पे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने कोशिश करनी है कि इनका डिफरेंस दरमियान में जो है वो लाइन मार्क करके एक साइड पे रैंडम एरर लिखें और एक साइड पे सिस्टमैटिक एरर लिखें, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करें और फिर जो है वो इनकी रिडक्शन के फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करें जी। ठीक है। तो ये जी आज का लेक्चर था। इसमें ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके के साथ आप लोग तैयार करें जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।